Hello guys, welcome to my YouTube channel Center of Manual Therapy. I am Dr. Dilip Kumar, President CMT Center of Manual Therapy. जैसा कि केल्टन बॉन्ड की सीरीज़ जो है हम काफ़ी टाइम पहले हमने स्टार्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद बीच में जो है वो बिज़ी शेड्यूल की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। केल्टन बॉन्ड चैप्टर 1 जो है वो हम ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हम आप मूव करते हैं सेकंड चैप्टर। ये फ्रेडी केल्टन बॉन्ड की मैनुअल मोबिलाइजेशन वॉल्यूम 1 की बुक है, जिसका चैप्टर 1 आपको ऑलरेडी हमारे CMT के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले। जॉइंट प्ले असेसरी मूवमेंट को कहते हैं। तो व्हाट इज द ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले, ये सारा चैप्टर हम क्लियर करेंगे। लाइक फर्स्ट चैप्टर की तरह हम इसमें भी हम बुक्स की डेफिनेशन साथ साथ देखेंगे और फिर उसको जो है वो डिस्क्राइब करते हुए जाएंगे। वेल, in every joint there are some position in which loosen or slack in capsule and ligament that allow a small precise movements of the joint play. इससे कहने से मुराद कि हर जॉइंट में कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं। सिलैक को मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज सिलैक बेसिकली। कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि सम टाइम वो हमारे अंडर में नहीं होती। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम फिजिकल ग्रॉस मूवमेंट्स करते हैं ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन वगैरह। ये फिजिकल मूवमेंट जिसका हमने दो नाम दिया, ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक। जो ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक होती हैं उसी को ही जॉइंट प्ले या एसेसरी मूवमेंट्स हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंडर में नहीं होती, लेकिन वो बिल्कुल छोटे से पैमाने पे जो है वो जॉइंट के विद इन द जॉइंट, तभी इसको आर्थ्रोकाइनेमेटिक कहा जाता है, बिकॉज दे अकर एट द आर्थ्रोकाइनेमेटिक सरफेस। जो जॉइंट का सरफेस है, वी नो दैट जॉइंट कम से कम दो बोन से मिलकर बनता है। तो जो बोन्स आपस में जॉइंट जहाँ पे बन रहा होता है, उनके जो सरफेसेस पे विद इन जॉइंट जो मूवमेंट होती है, दैट मूवमेंट आर कॉल्ड एसेसरी जॉइंट प्ले या आर्थ्रोकाइनेमेटिक, ठीक है। These joint play movement, they are as an accessory movement, they are not under our control। जैसे कि मैंने बताया, they are essential, जरूरी इसीलिए हैं क्योंकि ये पेनलेस परफॉर्मेंस होती है। दूसरा ये है कि इन ऑर्डर टू अचीव फुल रेंज ऑफ मोशन, आपने किसी भी जॉइंट पे अगर फुल रेंज अचीव करनी है, जो कि उसकी एक्सपेक्टेड या नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, उसको अचीव करना है, तो ये जॉइंट प्ले मूवमेंट्स का होना लाजम है। इसके बगैर वो पॉसिबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं कि शोल्डर, ये ओवरहेड एब्डक्शन 180 है, 150 फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन, वॉट एवर द एक्सपेक्टेड रेंज, नॉर्मल रेंज होती है। तो वो नॉर्मल रेंज उतनी ही अचीव करने के लिए द आर्थ्रोकाइनेमेटिक या जो असेसरी जॉइंट मूवमेंट्स है, दे मस्ट अकर। अगर ये नहीं होती, और यही रीजन होता है कि जो मोबिलाइजेशन होती है, जिस तरह कोई भी मोबिलाइजेशन, जिस तरह केल्टन बॉन्ड की है, मेटलन की है, ये हमेशा इन आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स को प्रमोट करने के लिए दी जाती है, ताकि फुल रेंज जो है वो उस जॉइंट पे अचीव कर सके, वॉट एवर द जॉइंट इज। द पर्पज ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन इज टू रिस्टोर द नॉर्मल। जाहिर सी बात है, वो हाइपोमोबिलिटी हुई है, तभी वो फिजियो के पास आता है, और तभी उसकी जॉइंट की मोबिलाइजेशन होती है, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द नॉर्मल पेनलेस, जो कि वो एक्टिवली परफॉर्म करता है जॉइंट फंक्शन। जो भी उसका पेनलेस जॉइंट फंक्शन हो रहा है, उस यही पर्पज है जॉइंट मोबिलाइजेशन का, कि हम उसकी जॉइंट की जो रेंज है वो नॉर्मली बैक टू नॉर्मल लेके आए, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट, मतलब हाइपोमोबाइल जॉइंट, दिस इन्वॉल्व द रिस्टोरेशन ऑफ द जॉइंट प्ले टू नॉर्मलाइज द रोल ग्लाइडिंग। मैंने बताया जिस तरह की अगर कोई हाइपोमोबाइल जॉइंट है जिसकी जॉइंट रिस्ट्रिक्शन होगी, और वो हमारे पास, जिस तरह बेस्ट एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर है, या कोई भी कंडीशन है, अगर जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, नो डाउट यही इसकी इंडिकेशन है जॉइंट मोबिलाइजेशन की, हाइपोमोबिलिटी। तो हम जब मोबाइल करते हैं तो यही ग्लाइडिंग, एंड ग्लाइडिंग इज वन ऑफ द असेसरी मूवमेंट, वन ऑफ द जॉइंट प्ले, ठीक है। देखते हैं हम कौन कौन से हैं, लेकिन एक उसमें से है। इन OMT केल्टन बॉन्ड, जैसे कि आपको दिख रहा है, आप साथ साथ बुक भी जो है वो खोल के रखें, ताकि जो है वो आपको भी इजी हो जाए। इन OMT ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, केल्टन बॉन्ड ने जो ये बुक दी है, जो इसका ऑथर है, उन्होंने ये जो ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट जो है परफॉर्म किए, उसमें कौन कौन सी ग्लाइडिंग, रोलिंग, फ्रिक्शन, डिस्ट्रक्शन, वो सारे हम वन बाय वन देखेंगे। वी अप्लाई द ट्रांसलेटरिक ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग, जॉइंट प्ले मूवमेंट। यहाँ पे इन्होंने 3 जॉइंट प्ले मूवमेंट्स के ऊपर जो है वो बात की है। ट्रैक्शन है, कंप्रेशन है, ग्लाइडिंग जॉइंट प्ले। हम देखेंगे कि कौन कौन से और कैसे, क्या क्या उसकी डेफिनेशन है। टू इवोल्यूट द जॉइंट फंक्शन को इवोल्यूट करने के लिए अब हम तीनों को पढ़ेंगे कि ये चीज क्या है। अब इसको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव तो ऑलरेडी बहुत बार हम उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें फिगर 2.1 है, तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो आपको कॉन्केव है, जो नीचे वाला है वो कॉन्वेक्स है। उसी तरह 2.1b में अगर आप देखें तो जो कॉन्वेक्स पार्ट है अब वो मूविंग है। ये रूल तो हम पढ़ चुके हैं कि इफ द मूविंग पार्ट इज कॉन्वेक्स, देन द
gliding with respect to the treatment plan would be opposite. While the moving part is concave, then the direction would be the same. कॉनकेव में ए आता है, सेम में भी ए आता है, ये तो फॉर्मूला में इसके ऊपर बहुत बात जो है वो हो चुकी है, ठीक है। नाउ द केल्टन बोर्ड ने ट्रीटमेंट प्लान भी दिया था, जो डेफिनेटली उन्होंने मोबिलाइजेशन के पर्पज से, वो हम देखेंगे वो क्या है। तो हमें पता है कि जो प्लान होते हैं, जिस तरह एनाटॉमिकल जो प्लान है, कॉर्नल प्लान है, फ्रंटल प्लान है, ट्रांसवर्स सैजिटल प्लान जो है, ये एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। एवरी प्लान lie at the right angle perpendicular to its own axis. सजाइटल का अपना एक्सिस होगा तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, कोरोनल प्लेन का अपना एक्सिस होगा तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स प्लेन का वर्टिकल एक्सिस तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एट द 90 डिग्री एट राइट एंगल। The Kelton-Bound treatment plan, we know that they pass through lie at the right angle to lie running, जो एक्सेस उसके रन कर रहा है वो उसके हमेशा। अब आप पिक्चर में चेक करोगे तो ये जो ब्लैक लाइन इंडिकेट कर रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सिस लाइन, वाइल द थोड़ी सी जो डार्क ब्लू टाइप, लाइट ब्लू टाइप जो लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, दिस इज द आप कह रहे हैं कि एक्सिस है मिसाल, ठीक है। और जो ब्लैक है वो, तो आप दोनों को देखें तो दे आर एट द परपेंडिकुलर, लेकिन फर्क आप चेक करें कि एक में जो है मूविंग कॉन्वेक्स है, कॉनकेव सरफेस है, उसको भी हम जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम देखते हैं, ठीक है, ज्वाइंट प्ले। और अब हम आ जाते हैं जो तीन केल्टन बोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिए थे ज्वाइंट प्ले में, जिसमें ट्रैक्शन है और कंप्रेशन है और हमारे पास ग्लाइडिंग है, उनको हम डिफाइन करते हैं कि वो कैसे है। तो व्हाट इज द ट्रैक्शन, बेसिकली हमें भी पता है कि ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को डिपार्ट, एक दूसरे से अलग अलहदा करना ना, डिस्ट्रक्शन बेसिकली। लेकिन ट्रैक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि सेपरेशन तो है, लेकिन एक लीनियर ट्रांसलेटरिक ज्वाइंट प्ले मूवमेंट है जो कि हमेशा राइट एंगल पे होगी। किसके राइट एंगल पे, किसको परपेंडिकुलर, ट्रीटमेंट प्लान। अब जब आप पिक्चर में देखोगे राइट साइड पे क्या है कि कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो मूविंग है, कॉनकेव जो है फिक्स है। अब जो आप वर्टिकल लाइन दिखोगे, दिस इज द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, जो कि केल्टन बोर्ड ने बताया था कि हमेशा विद रेस्पेक्ट टू द जो नॉन मूविंग पार्ट है उस पे अगर आप वर्टिकल जो आप समझे कि ये हेड ऑफ ह्यूमरस है हेड ऑफ ह्यूमरस है और वो जो है वो ग्लिनोइड एस्पेक्ट है, तो ग्लिनोइड एस्पेक्ट पे जो वर्टिकल ब्लैक लाइन है, दिस इज बेसिकली द ट्रीटमेंट प्लान। और जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये वहां पे उसने उसको डिस्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे हम मूविंग पार्ट कौन सा है, कॉन्वेक्स, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स को डिस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वहां पे जो लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो कॉनकेव पार्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है, वो ये है, बोथ आर एट अ परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लान। आप चाहे कॉन्वेक्स को मूव करो या कॉन्वेक्स कॉनकेव को, अगर आपने उसको ट्रैक्ट करना है, यू मस्ट बी प्लेस एट अ राइट एंगल। तो ट्रैक्शन जो कि सेपरेशन इज द लीनियर ट्रांसलेटरिक ज्वाइंट प्ले मूवमेंट है जो कि एक राइट एंगल पे होती है एंड अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक हो गया। अब कंप्रेशन इसका उलट है, उसका बिल्कुल रिवर्स है। इसी पोजीशन में एट अ परपेंडिकुलर एट अ राइट एंगल टू द ट्रीटमेंट प्लान, वी बोथ, जो उसके पार्ट्स हैं, जो जिस पार्ट को आप ट्रैक कर रहे हो उन दोनों पार्ट्स को एक साथ लाना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ट्रैक्शन की अगर हम देखें तो बोन मूवमेंट एट द राइट एंगल टू एंड अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लान रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सरफेसेस। सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सरफेसेस, इसका उलट कर लो तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ द जॉइंट सरफेसेस। जब हम दोनों जॉइंट सरफेसेस को एक साथ लाएंगे, दैट वुड बी द compression। तो compression की definition क्या है? It's an approximation basically, which is the linear translatoric movement again at a right angle to and toward the treatment plan. Compression presses the joint surfaces together as I already told। अब हम दोनों possibilities देखते हैं। अब आप राइट साइड पे देखो तो कॉन्वेक्स जो पार्ट है वो परपेंडिकुलर है एट द ट्रीटमेंट प्लान, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, और लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आप कॉनकेव पार्ट को कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे, द बोन मूवमेंट्स एट अ राइट एंगल टू एंड टूवर्ड द ट्रीटमेंट प्लान that results in the compression of the joint surface. Whenever the joint surfaces are compressed, they approximate with each other, they come closer to each other, this is the joint compression. When they go away from the each other but at a right angle to treatment plan, they are called traction. So these both were compression traction at the right angle, while the third one, which is the gliding, is always placed at a parallel, not at a right angle. उसको भी हम पढ़ेंगे। अब gliding last, the translatoric gliding, it's also a joint play movement but it's always parallel to the treatment plan. तो ट्रांसलेटरिक ग्लाइडिंग इज ऑलवेज पॉसिबल ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। जाहिर सी बात है ये बिल्कुल माइनर लेवल पे अगर मूवमेंट्स होती है तो इनकी जो मोबिलाइज अगर हम इनको करेंगे तो भी एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इन ऑल जॉइंट्स, बिकॉज द कर्व जॉइंट सर्फेसेस दे आर नॉट परफेक्टली कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वो इतने कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे मोबिलाइज करेंगे तो वी कैन डैमेज और वी कैन मेक ट्रॉमा
एट दैट जॉइंट, ठीक है। ग्रेड 1 ट्रैक्शन जो है इज ऑलवेज परफॉर्म साइमल्टेनियसली विद अ ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग मूवमेंट। जो ग्रेड 1 जो ट्रैक्शन के हम ग्रेड्स पढ़ेंगे, तो ट्रैक्शन का जो ग्रेड 1 है वो हमेशा ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग मूवमेंट के साथ दिया जाता है। जिस तरह मोलिगन का कॉन्सेप्ट है मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। पहले डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, दिस इज द ट्रैक्शन, देन वी मोबिलाइज, ठीक। तो ये उसके दोनों के पार्ट है। तो ये भी यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ग्रेड 1 की ट्रैक्शन है वो साइमल्टेनियसली दी जाती है, किसके साथ, ग्लाइडिंग के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग इज इंडिकेटेड बाय द एरोज। जो ये तीर के निशान है, ब्लैक एरोज, दे आर इंडिकेटिंग द व्हाट वी कॉल ग्लाइडिंग, द डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग, सॉरी, व्हाइल द ग्रेड 1 जो ट्रैक्शन है वो स्मॉल एरो से, जो आपको बोन पे दिखेगा। मैं आपको दोनों क्लियर करता हूँ। अब सबसे पहली बात, जो राइट साइड पे जो मूव कर रहा है, कॉन्केव पार्ट मूविंग है, कॉन्वेक्स पार्ट नॉन मूविंग है। और लेफ्ट साइड पे आपका कॉन्वेक्स मूविंग है, कॉन्केव जो है नॉन मूविंग है, ठीक है। अब पहले मैं कॉन्केव पे आ जाता हूँ, राइट साइड वाले में। अब जो बड़े जो 2 लार्ज एरोज हैं, दे आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग इज बेसिकली पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लान। आप ट्रीटमेंट प्लान चेक करो कॉन्केव का, तो वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको जो है वो ग्लाइडिंग दी जा रही है। तो मैंने बताया था ग्लाइडिंग इज ऑलवेज पैरेलल एज कंपेयर विथ रेस्पेक्ट एज कंपेयर टू द ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन। उसी की जगह पे स्मॉल एरो को अगर आप देखोगे तो दिस इज अ ट्रैक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन बेसिकली। तो ट्रैक्शन जो ग्रेड 1 ट्रैक्शन दी जा रही है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने बताया था कि जो कंप्रेशन और ट्रैक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर ट्रीटमेंट प्लान के होते हैं, चाहे सरफेस वॉट एवर द सरफेस कॉन्वेक्स और कॉन्केव इज, ठीक हो गया। अब आप लेफ्ट साइड पे आ जाओ। जो लार्ज एरोज हैं 2, वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग विच इज आल्सो पैरेलल टू द, बिकॉज ग्लाइडिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू द treatment plan, while the small arrow indicating the traction which is at the right angle perpendicular to the treatment plan. So this is how the grade 1 traction is simultaneously used with the gliding, ठीक है। Instead of using the expression translatoric gliding, we sometimes omit the word translatoric or replace it with a word indicating the direction of gliding. For example, say the dorsal glide, inferior posterior glide, and instead of the translatoric dorsal gliding. Well, वो एक चीज बता रहा है कि आप किसी वर्ड को जो है वो उसको उन्होंने ट्रांसलेटर को हटा के, डिपेंड करता है, अगर डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है तो आप उसको पोस्टीरियर साइड पे तो पोस्टीरियर कह दो, एंटीरियर साइड पे तो एंटीरियर कह लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्ट ग्लाइडिंग। इसके ऊपर मेरी अलग से एक छोटी सी वीडियो बनी हुई है, लेकिन वो इसी का ही पार्ट था बेसिकली, लेकिन मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें कैसे पता चले। ये कैल्टनबॉर्न ने बेसिकली बताया कि हमें कैसे पता चले कि किस डायरेक्शन में जो है ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। हमें कैसे पता चले कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, नो डाउट इन विच डायरेक्शन द हाइपोमोबिलिटी इज, और हमने किस डायरेक्शन में देना चाहिए। हमें तो ये पता है कि ग्लाइडिंग ट्रीटमेंट प्लान के हमेशा पैरेलल होती है, ट्रैक्शन कंप्रेशन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग बेसिकली। तो इसके लिए 2 मेथड थे, एक है कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और दूसरा है ग्लाइड टेस्ट। ग्लाइड टेस्ट जैसे कि मैंने बताया इसके ऊपर मेरी अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है। ग्लाइड टेस्ट में क्या होता है कि हम एक पैसिवली ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है। फिर देखते हैं कि कौन सा डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है। लेट्स सपोज हेड ऑफ ह्यूमरस को हम पकड़ते हैं, ठीक है। अगर शोल्डर हाइपोमोबिलिटी के साथ आता है लेकिन उसको पता नहीं किस तरफ ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चारों तरफ जो मिसाल के तो लेफ्ट के साथ आता है तो पहले हम राइट की सारी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, फिर हम लेफ्ट पे आएंगे, तो फिर हम पूरे हेड ऑफ ह्यूमरस को पकड़ के, ज्वाइंट लाइन को पकड़ के हेड ऑफ ह्यूमरस को मूव करते हैं, पहले आगे की तरफ, फिर पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, सुपीरियरली ऊपर, इंफीरियरली नीचे। देन वी डिसाइड, कंपेयर करेंगे लेफ्ट के साथ, देन वी विल डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू डू, ज्वाइंट लाइन या हेड ऑफ ह्यूमरस को पकड़ के हम जो है उसको मूव ऑन करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे, पहले हम पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली, देन वी विल डिसाइड कि किस तरफ की जो है रिस्ट्रिक्शन आ रही है, बिकॉज वी विल कंपेयर इट विद आल्सो द लेफ्ट वन। अगर राइट के साथ प्रॉब्लम में आता है तो हम लेफ्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड रिस्ट्रिक्टेड है, इंफीरियरली रिस्ट्रिक्टेड है, सुपीरियरली रिस्ट्रिक्टेड है, इस तरह करके, ठीक है। तो दिस इज अ मेथड। अब उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अप्लाई अ पैसिव ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग मूवमेंट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब जहां जहां पे वो मूव कर सकता है ज्वाइंट, डिपेंड करता है यूनी एक्सेलर या मल्टी एक्सेलर। मैंने एग्जांपल दिया है शोल्डर का। देन डिटरमाइन इन विच डायरेक्शन द ज्वाइंट ग्लाइडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, देन वी विल फील, हम महसूस करेंगे उसको कि किस तरफ मुझे रिस्ट्रिक्शन महसूस हो रही है और यहाँ पे ग्लाइडिंग देनी चाहिए। द ग्लाइड टेस्ट इज प्रेफर्ड द मेथड बिकॉज इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये नो डाउट इट कम्स विद द एक्सपीरियंस, हम उसके एनफील वगैरह भी फील कर सकते हैं, नेचर ऑफ द स्लाइडिंग रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग इट्स
एनफील, हम एनफील से हमें जाहिर सी बात है हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई पैथोलॉजी वगैरह नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एनफील वगैरह फील करेंगे, हमें रिस्ट्रिक्शन की टाइप पता चलेगी। वी नो देयर आर द नॉर्मल 3 एनफील्स, अगर हार्ड है तो हमें पता चलेगा कि बोनी है, इस तरह करके बहरहाल। तो दिस इज वन ऑफ द direct method, which is called direct method, that gives an accurate information regarding the direction of restriction of the restricting gliding, ठीक है, restricted gliding. After that we have indirect method, which is Kelton-Bourne convex concave rule. We know convex concave rule. First determine the which bone rotation they are decreased and whether the moving joint partner is convex और कॉनकेव, ठीक है, ये हमें चीज पता होनी चाहिए कि हमें ये तो पता है। मिसाल के तौर पे जब हम शोल्डर को मूव करते हैं तो हमें पता है कि जो शोल्डर का ग्लिनोइड जो कैविटी है वो कॉनकेव है, और वाइल द हेड ऑफ जो ह्यूमरस है वो कॉन्वेक्स है। इसी तरह हिप पे भी इसी तरह है, ठीक है, जो एसिटेबुलम है वो कॉनकेव है। हर जॉइंट में हमें ये चीज पता है कि कौन सा पार्ट कॉन्वेक्स है और कौन सा। अब ये कॉन्सेप्ट मैं अगेन, हमारा एक टॉपिक था मैनुअल थेरेपी एज एन असेसमेंट, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम मैनुअल थेरेपी जो केल्टन-बोर्न के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज कर रहे हैं एज ए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर हमें पता है कि मूविंग पार्ट कौन सा है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, ये रूल तो हमें पता है कि अगर मूविंग पार्ट कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो जो ग्लाइडिंग और जो होगी मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट प्लान वुड बी इन अपोजिट, वाइल द कॉनकेव है तो सेम। ये रूल तो बहुत हमने पढ़ा हुआ। अब हम इसको ट्रीटमेंट के तौर पे कैसे यूज करेंगे वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द Kelton-Bourne convex concave rule is based on the relationship between the normal bone rotation and the gliding component. We all know the approach is useful for joint with very small range of movement like the amphiarthrosis या significant hypomobility हो तो उसमें joint mobilization especially ये rule बहुत ही ज़्यादा effective है। When the severe pain limits the movement or for burial, the most effective mobilization treatment they are those that stretch the shortened joint structure in the direction of the most restricting gliding. जो मोस्ट इफेक्टिव जॉइंट मोबिलाइजेशन है ना वो ये है कि जब आप स्ट्रेच करते हो, जिस तरह हमने उसको ट्रैक किया ना, देन फर्स्टली स्ट्रेच द शॉर्टेंड स्ट्रक्चर जो कि शॉर्टेंड है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिंग, जिस डायरेक्शन में वो रिस्ट्रिक्टेड है वैसी बात हम उसी डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच दे दें, उसी स्ट्रक्चर को रिस्ट्रिक्ट। द थेरेपिस्ट मूव्स द बोन विद अ कॉन्वेक्स जॉइंट सरफेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ। अब डिपेंड करता है कि आप मूव किसको करा रहे हो। अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स को मूव करा रहे हो तो जो रिस्ट्रिक्टिंग की मूवमेंट होगी वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, और अगर कॉनकेव है तो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्टिंग बोन मूव। मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं रिपीट करता हूं कि जब हम जब हम किसी भी पार्ट को मोबिलाइज करते हैं या जब उसको उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करेंगे तो डिपेंड करता है आपका हाथ किस सरफेस पे पड़ा हुआ है। अगर आप कॉन्वेक्स पार्ट को मूव कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन की रिस्ट्रिक्शन है आपने उसके अपोजिट में मूव करना है, बिकॉज द मूविंग पार्ट इज कॉन्वेक्स, आप कॉन्वेक्स पार्ट को मूव कर रहे हो। और अगर कॉन्केव पार्ट को आप मूव करना चाह रहे हो, उसको मोबिलाइज करना चाह रहे हो, तो जिस डायरेक्शन की रिस्ट्रिक्शन है आपने उसी डायरेक्शन में उसको जो है वो मोबिलाइज करना या स्ट्रेच करना है, ठीक है। मैं इसको पिक्चर्स में दिखाता हूँ। अब आप पिक्चर में चेक करो, जो टॉप पे पिक्चर है उस पे जो राइट वाला पार्टनर है वो जो राइट वाला जो फिक्स जिस पे लिखा हुआ है ये कॉनकेव है, हमें पता है, ठीक है। और जो मोबाइल जिस पे लिखा हुआ है मतलब मूविंग पार्ट ये है तो ये कॉन्वेक्स है, वी नो दैट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसकी जो वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो भी इसकी डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, मिसाल के तौर पे इसकी डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपवर्ड है, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ जिस तरह लेफ्ट साइड का एरो बता रहा है, तो इसका मोबिलाइज हम किस डायरेक्शन में करेंगे, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि इसकी रिस्ट्रिक्शन अपवर्ड है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। द राइट मूविंग ज्वाइंट पार्टनर इज द कॉन्वेक्स, ठीक है। व्हेन द बोन मूवमेंट, जो बोन की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है अपवर्ड, अगर वो अपवर्ड बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है जो कि हमने फील किया, तो इसको मोबिलाइज हम किस डायरेक्शन में करेंगे, डाउनवर्ड। देन द ट्रीटमेंट डायरेक्शन वुड बी द डाउनवर्ड, इंडिकेटेड बाय द 2 एरोज। अब इसका उलट कर लो, आ जाओ दूसरी पिक्चर पे। अगेन इस पे फिक्स वाला पार्ट, अब हम यहाँ पे फिक्सिंग पार्ट कौन सा है, कॉन्वेक्स, मूविंग पार्ट कौन सा है, कॉनकेव। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस तरफ की रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हम कॉनकेव पार्ट को मूव करा रहे हैं ना कि कॉन्वेक्स को, तो जिस तरफ की रिस्ट्रिक्शन है ग्लाइडिंग भी हम उसी डायरेक्शन में करेंगे। डिस्क्रिप्शन देख लो। राइट मूविंग पार्टनर कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव है, तो यहाँ पे अगर बोन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको मोबिलाइज या उसका जो ट्रीटमेंट डायरेक्शन होगा दैट वुड आल्सो बी द upward in the same direction because concave part is moving. Clear है? So this is the indirect Kelton-Bourne method used as a treatment, used manual therapy used as a treatment mobilization. Now we coming to the grades of the जो translated movement है उनके grade कौन से हैं। तो एक select का word था उसको यहाँ पे हम indicate करते हैं, what is the select basically.
Slack is used as a nautical expression that describes the looseness of a rope as it hangs between a boat and a dock or a post. मैं बताता हूँ इसको क्या. As a boat moves away from the loosen, basically वो होता है कि जब आप मिसाल के तौर पे जब हम रबड़ को दो एंड से पकड़ते हैं, जो दोनों रबड़ के एंड है, एक एंड से दूसरे एंड से पकड़, जब हम उसको बिल्कुल जो एंड्स को हम दूर लेके जाएंगे, दैट वो जो रबड़ है वो टाइट होता जाएगा, वो लेंथन होता जाएगा और साथ साथ टाइट होता जाएगा, हमें रिस्ट्रिक्शन भी देगा कि अब उसका वो अपना फोर्स अप्लाई करेगा. लेकिन जब दोनों एंड को करीब ले आएंगे तो वो लूज होता जाएगा. तो दोनों की एक पीक है बेसिकली, ठीक है. तो वो लूजिन भी एक हद तक होगा, प्लस में टाइटन भी. तो जब हम दोनों रोप्स को, दोनं एंड्स को अलग लेके जाएंगे, दैट वुड कॉल्ड स्लैक टाइटन अप. स्लैक ले रहा है वो बेसिकली, इसीलिए टाइटन अप. जब हम उसको लूज करेंगे तो हम उसको तो वो लूज हो जाएगा, ठीक है. अब हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एज द बोट मूव्स अवे फ्रॉम द पोस्ट और द डॉक, द एक्सप्रेशन टेकिंग अप द स्लैक इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइटनिंग ऑफ द रोप. अब वो टाइटन होता जा रहा है, ठीक है. All the joints, they have a characteristic amount of the joint play before tissue crossing the joint tighten. जब हम किसी joint को move करते हैं तो we know there are some joints are the hypomobile with no doubt with the practice. तो वो hypomobile और hypermobile किस तरह होते हैं? वो इन वजूहात से होते हैं. When we stretch, we used to do daily regular stretching exercises, then our ligaments, our bursas, our capsules, they become they permit orthokinematic joint play movements फॉर अ गुड रेंज बेसिकली, ठीक है. तो वो हमें अलाउ करते हैं, दे अलाउ अस. और कुछ ऐसे होते हैं, वी नो दैट जो लिगामेंट्स का फंक्शन है क्या है बेसिकली, वो एक्सेसिव मूवमेंट्स को भी रोकना. तो यही चीजें हमारी एक्सेसिव मूवमेंट्स को रोकती हैं, और बोन से बोन को तो लिगामेंट्स हमें पता है कि कनेक्ट करती हैं, ठीक है. द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट प्रेजेंट मे बी ऑफ वेरी शॉर्ट एम्पलीट्यूड बट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड पॉसिबल टू प्रोड्यूस. ये जो सिलिकॉन जो टाइट हुआ है, जो रबड़ में वो जो कैपेसिटी है उसकी बेसिकली हर वक्त मौजूद रहती है, जिस तरह टोन मसल में रहती है. तो जब भी वो, अगर नो डाउट एक अरसे के लिए रहेगा तो वो शॉर्टन हो जाएगा, लेकिन जब भी आप उसको स्टिमुलेट करोगे वो आपको रिस्ट्रिक्ट जरूर करेगा, ठीक है. दिस लूजनेस और द स्लैक इन कैप्सूल एंड लिगामेंट इज नेसेसरी फॉर द जॉइंट फंक्शन. जिस तरह मैंने बताया, ये जो इसका लूजनेस है और जो टाइटनेस है, दोनों जरूरी हैं. अगर एक मुसलसल टाइट रहेगा तो जाहिर सी बात है वो आपको पेन कर सकता है, वो डैमेज की तरफ जा सकता है. लेकिन अगर ये ज्यादा लूज रहेगा तो आपको हाइपोमोबिलिटी की तरफ भी जा सकता है, ठीक है. तो दोनों हम ज्वाइंट फंक्शन के लिए, नॉर्मल ज्वाइंट फंक्शन के लिए नेसेसरी है, ठीक है. द स्लैक इज टेकन अप व्हेन टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग द ज्वाइंट विद द ग्लाइडिंग और द ट्रैक्शन. व्हेन द ग्लाइडिंग इज परफॉर्म, जब ग्लाइडिंग, अब इसका रोल हम ग्लाइडिंग में देखते हैं क्या है. जब ग्लाइडिंग हम परफॉर्म करते हैं तो स्लैक इज टेकन अप इन द डायरेक्शन ऑफ द ज्वाइंट ग्लाइडिंग. स्लैक जो मतलब उसको टाइट किया जाता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जहां पे हमने ग्लाइडिंग करनी है. while when the traction is performed the slack is taken up in the direction of traction. वही बात होगी कि अगर हम जब हम ग्लाइडिंग परफॉर्म करते हैं तो जो स्लैक लिया जाता है, मतलब जो पार्ट हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें ग्लाइडिंग होगा, और वही जो है वो ट्रैक्शन में भी इसी तरह रूल अप्लाई होता है. The ability to correctly perform the grades of the movement depend on your ability to feel the slackness. अगर आप ये स्लैक इसका फील नहीं कर सकते, आप उसकी टाइटनेस, आप उसकी लूजनेस फील नहीं कर सकते, यू कांट ग्लाइड. अगर एक बिल्कुल ही लूज है तो आप उसको ग्लाइड ठीक से नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये स्लैक की जो है वो इंपॉर्टेंस है. जॉइंट पुले मूवमेंट, दे आर द ग्रेटेस्ट एंड देयरफॉर इजीएस्ट टू प्रोड्यूस एंड पल्पेट इन जॉइंट्स रेस्टिंग पोजीशन. वी नो द जॉइंट प्ले जो मूवमेंट्स हैं वो मैक्सिमम होती हैं रेस्टिंग पोजीशन में और इजी टू परफॉर्म, ठीक है. Many factor influence करते हैं the feel of joint play being taken up. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनको इफेक्ट भी करते हैं स्लैक को टाइटन होने में, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर एनाटमी, मतलब जॉइंट सरफेसेस की एनाटमी, द साइज ऑफ द जॉइंट, आल्सो द मूवमेंट अमाउंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू क्रॉसिंग द जॉइंट, और ये सारी चीजें बहरहाल थ्योरी ये आप चीज देख लीजिएगा, ये चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ द ट्रांसलेटरिक जॉइंट जो मूवमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे. तो ग्रेड 1 to 3 हमारे पास है. जो ग्रेड 1 है वो लूजनिंग है. लूजनिंग द मूवमेंट इज इन एक्सट्रीमली स्मॉल ट्रैक्शन फोर्सेस व्हिच प्रोड्यूसेस नो अप्रिशिएबल इंक्रीज इन जॉइंट सेपरेशन. जब हम ट्रैक्शन देते हैं मिसाल के तौर पे, या कोई भी हम जॉइंट प्ले मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप है लूजनिंग. लूजनिंग में ये होगा कि दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने लूज छोड़ देना, फ्रीली छोड़ देना, मतलब हम उसकी ट्रैक्शन इतनी देंगे लेकिन देयर वुड बी नो अप्रिशिएबल इंक्रीज इन जॉइंट सेपरेशन, एक बेसिकली वार्म अप के तौर पे, ठीक है, हम उसको रेडी कर रहे हैं.
जो जब भी हमने देखा था कि ग्रेड 1 जो है वो साइमल्टेनियसली किसके साथ दिया जा रहा था, ग्लाइडिंग के साथ। ग्रेड 1 ट्रैक्शन जो है वो इट नलिफाइज बेसिकली द नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द जॉइंट। ये बेसिकली एक वार्म अप के तौर पे स्टिमुलेट करता है जितने भी वहां पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस जॉइंट के ऊपर। आफ्टर दैट वी हैव अ ग्रेड 2, ठीक है। ग्रेड 2 इज द टाइटनिंग। नाउ द मूवमेंट फर्स्ट टेक्स अप द स्लैग इन द टिश्यू, और टेकन टाइट हमने करना है तो स्लैग टेकन अप करना होगा। नाउ द मूवमेंट द फर्स्ट स्टेप द स्लैग इन द टिश्यू सराउंडिंग द जॉइंट एंड देन टाइटन द टिश्यू। फिर हम उसको टाइट कर देंगे ताकि वहां पे इन द स्लैग जोन, जो स्लैग जोन था द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेड 2 स्केल, इसी ग्रेड 2 जो टाइटनिंग है उसकी स्टार्टिंग में देयर इज अ लिटिल रेजिस्टेंस टू अ पैसिव मूवमेंट। यहाँ पे एक हल्की सी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि मैंने बताया था पहले लूजनिंग के बाद जब रबड़ को आप एक लिमिट के बाद स्ट्रेच दोगे देन ही विल अप्लाई इट्स ऑन फोर्स, तो वो रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। तो वो जो इनिशियल जोन है बेसिकली पैसिव मूवमेंट, हम पैसिवली उसको स्ट्रेच दे रहे हैं ना। द फर्दर द ग्रेड 2 मूवमेंट दे कम इनटू द ट्रांजिशन जोन, तो वो था स्लैग जोन जिसमें वो आपको इनिशियली रेजिस्टेंस देना अभी थोड़ी सी रेजिस्टेंस देना शुरू कर रहा है। उसके बाद जैसे ही वो ट्रांजिशन जोन में आ जाएगा तो वो टाइटन होना शुरू हो जाएगा। नाउ ही विल अप्लाई द मोर फोर्स, ठीक है। एंड द प्रैक्टिशनर ज्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा, सेंस करेगा, मतलब फील करेगा। नाउ अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ द, अब इसी ग्रेड 2 का जब एंड पहुंचेगा, नाउ द प्रेशर जो प्रैक्टिशनर है, थेरेपिस्ट, फील अ मार्क्ड रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप। जब आप उसको खींचते हुए लेके जाओगे तो एक फाइनली एक पीक आ जाएगी कि नाउ द थेरेपिस्ट विल फील नाउ दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट इज अप्लाइड बाय फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द व्हाटएवर द स्ट्रक्चर, लिगामेंट या जो भी सॉफ्ट टिश्यू की स्ट्रक्चर है, अब वो अपना मैक्सिमम दे जाएगा। जैसे ही वो थेरेपिस्ट फील करेगा नाउ दिस इज द सफिशिएंट फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रक्चर व्हिच इज थेरेपिस्ट इज स्ट्रेचिंग, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टॉप, मतलब फर्स्ट टर्मिनल बेसिकली। तो लूजनिंग जिसमें आप उसको स्ट्रेच करना शुरू करते हो लेकिन कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं होती, उसके बाद वो रेजिस्टेंस अप्लाई करना शुरू कर देता है। दिस इज कम इनटू द ग्रेड 2। ग्रेड 2 के भी स्टार्टिंग में हमारे पास स्लैग जोन है जहां पे वो बिल्कुल थोड़ा सा रेजिस्टेंस अप्लाई करना शुरू करता है, देन इट कम्स इनटू द ट्रांजिशन जोन जिसमें वो ज्यादा करता है, एंड फाइनली वो मैक्सिमम अपना दे देता है कि उसके बाद वो नहीं, उसके बाद अगर उसको आप स्ट्रेच करोगे या तो वो रप्चर हो जाएगा या वो ओवर लेंथन उसी पोजिशन में रहेगा। इसीलिए हम जब शॉर्टन स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। एंड दैट पॉइंट इज द फर्स्ट स्टॉप। एंड फाइनली इज द ग्रेड 3 स्ट्रेचिंग। दिस मूवमेंट इज राइट is applied after the slag that has been taken up and all the tissue become tight। जब वो बिल्कुल ट्रांजिशन जोन के बियॉन्ड चले जाते हैं और वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, कहते हैं कि अब हमने अपना मैक्सिमम अप्लाई कर लिया, नाउ द ऑल द थेरेपिस्ट हैज टू डू। उसके बाद जैसे ही थेरेपिस्ट इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेगा तो वो स्ट्रेच फोर्स होगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग के लिए हमने हमेशा मैक्सिमम फोर्स देना होता है जिस स्ट्रक्चर को हम फोर्स स्ट्रेच कर रहे हैं उससे जाहिद हमें, तभी तो स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। At this period, the grade 3 stretching force, which is applied over a sufficient period of time, that can safely stretch the tissue crossing the joint। और अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो डैमेज भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेचिंग इसी तरह ही होती है, ठीक है। This is how you can you can see in the diagram the grade 1 on your right side is the loosening, in which though there is no appreciable change। After that we have a SZ, this is the slag zone in which taken up आ रहा है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी resistance आ रही है। Finally is the transition zone in which it becomes, structure becomes tight। You can see a clear arrow, basically not the waves in it like in the slag zone। Finally is the, after the first stop we have a stretching। Now the palpating the resistance to the normal movement, कि हम इसको अब palpate कैसे करेंगे, तो ग्रेड 1 और जो ग्रेड 2 स्लैग जोन का जो ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 का जो स्लैग जोन है बेसिकली दे रेंज द थेरेपिस्ट सेंसेस लिटिल और नो रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्रेड 2 का जो ट्रांजिशन जोन है उसमें थेरेपिस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील करता है, और फर्स्ट स्टॉप एट द फर्स्ट स्टॉप द थेरेपिस्ट सेंस द मार्क्ड रेजिस्टेंस मींस द मैक्सिमम, एंड फाइनली द स्ट्रेचिंग अकर्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, ठीक है। लोकेशन ऑफ द फर्स्ट स्टॉप कैन बी डिफिकल्ट टू फील, जाहिर सी बात है ये बहुत ही एक ही स्ट्रक्चर में सारी चीजें हैं, सो डेफिनेटली नो डाउट we take a we need a basically a good experience in order to feel between these zones and between these grades basically। the mobilization for the pain relief that takes place in the slag zone, अब इसकी हम क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं। जो मोबिलाइजेशन दी जाती है बेसिकली वो slag zone, मतलब ग्रेड 2 का जो पहला जोन है उसमें दी जाती है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी जो है वो रेजिस्टेंस होती है, मैक्सिमम नहीं होती। एंड द स्टॉप एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन जोन, तो जैसे ही ट्रांजिशन जोन आएगा ग्रेड 2 का, वहीं पे हमने मोबिलाइजेशन स्टॉप कर देनी होती है। बिफोर द मार्क रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टॉप, से पहले हमने एनी हाउ स्टॉप करनी है। दिस इज
करनी होती है. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द हाइपर मोबिलिटी. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द हाइपरमोबिलिटी सिंस टू मूव फर्दर जॉइंट इंजर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर मजीद आप उसको मूव करोगे तो दैट कैन लीड टू द इंजरी. नाउ द नॉर्मल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस यू विल फाइंड द समटाइम वेरिएशन. ये वेरिएशन होती रहती है कि जिस तरह हमने बताया कि स्लैग जोन है, ट्रांजिशन जोन है, स्लैग में थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, ट्रांजिशन में ज्यादा होती है, तो ये चीजें वेरी करती रहती है. ठीक है. Now the coming to the pathological grades of translator movement. पैथोलॉजिकल ग्रेड्स इसके कौन से हैं वो तो हमने नॉर्मल देख लिए. तो अगर ये वेरिएशन आती है तो हमारे पास पैथोलॉजिकल ग्रेड्स भी आते रहते हैं. In the presence of the any joint pathology, the quality of the end feel is no doubt altered, and the grades of movement they also alter. For example, in the presence of a marked hypomobility, जहाँ पे hypomobility होती है, the slack is taken up sooner than the normal and the greater. बहरहाल ये चीज यही बता रहा है कि जिस तरह अगर कोई पैथोलॉजी आती है तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. तो फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अब अगर आप देखोगे हाइपोमोबाइल है तो जो आपका फर्स्ट स्टॉप है वो पहले ही आ गया, आपके बीच में ही आ गया. ठीक है. और जो हाइपर मोबाइल है उसमें फर्स्ट स्टॉप लेट आ रहा है. तो ये बहरहाल वेरिएशंस आ जाती है. ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि फर्क सिर्फ ये है कि जो स्टेप्स हैं बेसिकली लाइक सेलेक्ट जोन ट्रांजिशन ये आपस में जो है वो वेरी करते रहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ द हाइपोमोबिलिटी जो स्लैक इज टेकन अप सूनर देन नॉर्मल, नॉर्मल से पहले ही वो स्लैक जो है वो टेकन अप हो जाता है. नाउ द ग्रेटर फोर्स मे बी नेसेसरी टू नलिफाई द इंट्राआर्टिकुलर कंप्रेसिव फोर्स. ये हाइपोमोबिलिटी में. हाइपर मोबिलिटी में क्या होता है, स्लैक जो है वो बाद में आता है. ठीक है. तो आपको कम फोर्स, लेस फोर्स मे बी नेसेसरी टू अचीव द ग्राउंड ग्रेड 1 फ्रैक्चर. बहरहाल ठीक है. Remember, when mobilizing for the pain relief, you must recognize the beginning of the transition zone. Why? जिसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आपने फर्स्ट स्टॉप और ट्रांजिशन जोन दोनों को पता होना चाहिए, क्योंकि मोबिलाइजेशन हमेशा आपके ट्रांजिशन जोन के स्टार्टिंग में होता है. ट्रांजिशन जोन से पहले खत्म कर देना होता है और स्लैग जोन में आपने मोबिलाइजेशन करना होता है. और फर्स्ट स्टॉप से पहले तो एनी हाउ खत्म करना ही करना होता है, क्योंकि पहले स्लैग जोन आता है जिसमें आपने मोबिलाइज करना है, उसके बाद ट्रांजिशन जोन जिसमें खत्म कर दो. अगर नहीं भी उसके बाद फर्स्ट स्टॉप है उससे पहले एनी हाउ मोबिलाइजेशन आपने खत्म कर देनी होती है. ठीक है. मतलब उसी में देनी होती है फॉर अ गुड इफेक्टिव रिजल्ट्स. अब ये उसकी ग्रेडिंग है. 1 जो है रिलीफ पेन के लिए वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी उसमें मूवमेंट्स होती हैं. ट्रैक्शन इज यूज साइमल्टेनियसली ऑलरेडी डिस्कस. ग्रेड 2 जो होता है वो टेस्ट जॉइंट प्ले ट्रैक्शन एंड ग्लाइड मूवमेंट दी जाती है. पेन के लिए, रिलीफ पेन के लिए दिया जाता है और टेक्स प्लेस इन द स्लैग जोन नॉट इन द ट्रांजिशन जोन. इंक्रीज or maintain the movement, for example when a muscle spasm limit the movement. Grade 3 जो है joint play and feel increase mobility and joint play by stretching the shortened. ग्रेड हम ऑलरेडी यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है. जो ग्रेड 3 है वो जॉइंट प्ले एंड फील है and increase mobility and joint play by stretching the shortened tissue with slow or quick mobilization. Well, this was all about the Kelton-Bond chapter, Kelton-Bond manual mobilization volume 1 chapter 2. थैंक यू सो मच. काइंडली आप जो है इस वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें और जो है वो अपने कलीग्स और फेलोज के साथ जो है वो शेयर भी करें. इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू डेज वी विल आल्सो अपलोड द चैप्टर 3, क्योंकि हमने मल्टीपल सीरीजेस बेसिकली स्टार्टिंग की हुई है ना, तो वी हैव टू गिव टाइम टू एवरी ईयर ऑफ डीपीटी स्टूडेंट. तो सीएमटी इज बेसिकली ऑल अबाउट द डीपीटी स्टूडेंट्स एंड क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट आल्सो. तो हमने क्लिनिकली भी देखना होता है और थ्योरेटिकली भी. वेल, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट like, share with your fellows. Thank you so much.